हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राधा सोलंकी गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज हम वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। व्यर्थ ठहराव क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन और वो एक्ट्स जो अगेंस्ट या अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम वॉइड एग्रीमेंट्स, व्यर्थ ठहराव क्या होता है, हम व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स को किस तरह से और किस सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज जी में व्यर्थ ठहराव को परिभाषित करते हुए ये बताया गया है कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। ऐसा ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है व्यर्थ ठहराव कहलाता है। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता है, वो ही वॉइड एग्रीमेंट होता है, व्यर्थ ठहराव होता है। ऐसा ठहराव जो एनफोर्सिएबल हो सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से यदि एनफोर्सिएबल नहीं हो पाता है, उसकी एनफोर्सिएबिलिटी सीज हो जाती है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी एग्रीमेंट वॉइड तब होता है जब वह शुरुआत से ही व्यर्थ होता है, शुरुआत से ही वॉइड होता है, जिसे हम कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं करवा सकते हैं। इसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून मानता ही नहीं है, जिसे वो प्रवर्तनीय नहीं करता है, तो उसे हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं। इसका सेक्शन आप याद रखें, सेक्शन 2 क्लोज जी 2 नंबर में व्यर्थ ठहराव क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। जिस समय हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, उस समय आपको बताया था कि एग्रीमेंट ऐसा जो व्यर्थ होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। और मैंने आपको एक लिस्ट तकरीबन 12 to 13 एग्रीमेंट्स की बताई थी, जिसमें उन एग्रीमेंट्स को उसमें शामिल किया गया है जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होते हैं, शुरुआत से ही जो व्यर्थ माने जाते हैं, जिसे हम जीरो एग्रीमेंट कह सकते हैं या जिसे हम शून्य ठहराव भी कह सकते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं रखते हैं, जो कभी एनफोर्सिएबल नहीं हो सकते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं? फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर द एक्ट। यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में किन किन एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड करार दे दिया गया है, जिसे हमेशा के लिए वॉइड बना दिया गया है, वॉइड कह दिया गया है, जिसे कानून नहीं मानता है, वो कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज अंडर सेक्शन 11, यानी अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सभी सेक्शन 11 के बारे में या धारा 11 के बारे में जानते हैं। सेक्शन 11 हमें पार्टीज के कॉम्पिटेंट होने के बारे में बताती है कि विच पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पार्टी में कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है। तो उसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो पार्टी क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंडेड होनी चाहिए, तीसरा वो कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होनी चाहिए। तो यदि एग्रीमेंट इस तरीके का है कि इन तीनों में से मान लीजिए एक ही एलिमेंट उसमें नहीं है, मान लीजिए पार्टी माइनर है, या हम ये मान लें कि पार्टी अनसाउंड माइंडेड है, या पार्टी इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट तो वो पर्सन होता है जिसे कानून
किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनने की इजाज़त नहीं देता है। तो इस तरह यदि किसी पार्टी ने कोई एग्रीमेंट किया है तो वह एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड माना जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटीरियल फैक्ट अंडर सेक्शन 20। जिस समय मिस्टेक मैंने आपको पढ़ाया था, गलती के बारे में बताया था अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22, यानी तथ्य से संबंधित गलती वाले जो ठहराव होते हैं और इसमें पार्टी दोनों ही तरफ से, यानी मिस्टेक किस तरीके की हो, बायलैटरल मिस्टेक हो किसी एग्रीमेंट की, दोनों ही पार्टी जब मटेरियल फैक्ट से कंसर्निंग किसी बात को लेकर के मिस्टेक पर होती हैं तो ऐसी मिस्टेक से प्रभावित जो एग्रीमेंट होते हैं वो शुरू से ही व्यर्थ माने जाते हैं, शून्य ठहराव माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। जो मैंने जस्ट पिछली क्लास में आपको बताया था, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वाले जो ठहराव होते हैं जिसमें इस तरह के एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, दोनों ही या दोनों में से कोई एक भी यदि अनलॉफुल होता है, अवैधानिक होता है, तो ऐसा ठहराव कभी भी प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है और वो हमेशा वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड माना जाता है अंडर सेक्शन 23। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉफुल पार्ट अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 23 कहता है टोटली कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। सेक्शन 24 ये कहता है कि उसका एक पार्ट लॉफुल है और दूसरा पार्ट अनलॉफुल है। तो यदि आप अनलॉफुल पार्ट को अलग कर पाएँ और लॉफुल को अलग कर पाते हैं तब तो ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को अलग अलग नहीं कर पाते हैं, यानी आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्टली लॉफुल है और पार्टली अनलॉफुल है, तो इन दिस केस द एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। वो हमेशा वॉइड ही माना जाएगा, वो कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी एग्रीमेंट ऐसे जो बिना कंसिडरेशन के किए जाते हैं, बिना प्रतिफल के किए जाते हैं। धारा 25 सेक्शन 25 हमें ये कहता है, मैंने एक पूरा वीडियो सेक्शन 25 पर बना के आपको सेंड किया हुआ है। कंसिडरेशन पार्ट 3 में मैंने इसमें उन एक्सेप्शंस के बारे में भी बताया है जिन एक्सेप्शंस के चलते एग्रीमेंट में यदि कंसिडरेशन न हो तो भी वो एनफोर्सिएबल होता है। लेकिन इन जनरल circumstances according to section 10 agreements made without consideration is always void, यानी सामान्य परिस्थिति में किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, मस्ट है। यदि उसमें नहीं है तो अंडर सेक्शन 25 ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, जैसे नेचुरल लव और अफेक्शन की सिचुएशन में यदि कोई गिफ्ट दिया गया है किसी को, तो ऐसे गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन पार्टी एक दूसरे की को नहीं देती है, फिर भी वो एनफोर्सिएबल करवाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के पूरा होने पर। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 26, यानी according to section 26 every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is void। that is very important। यदि हम किसी मेजर पर्सन की शादी में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं या कोई इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई से कहता है तुम जेड की शादी में रुकावट डालो, जेड की शादी मत होने दो, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स और वाई दोनों के बीच में किया गया जो एग्रीमेंट है वह वॉइड होगा या नहीं होगा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यदि जेड माइनर है उस केस में यदि आप उसकी शादी में रुकावट डालते हैं तो इसे हम वॉइड नहीं मान सकते हैं, लेकिन यदि वो मेजर है और आप उसकी शादी में रुकावट डालते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे एग्रीमेंट वॉइड कहे जाते हैं। एग्रीमेंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है
व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। यदि व्यापार में किसी व्यक्ति के व्यापार में या बिजनेस में या उसको काम करने से हम रोकते हैं या उसमें कोई बाधा हम डालते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ठहराव वॉइड माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि हमारा संविधान हमें हमारी मर्जी के अनुसार कोई भी काम या बिजनेस करने की परमिशन देता है। हमारा ये अधिकार है कि हम अपना जीवन चलाने के लिए या जीने के लिए रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यदि कोई पार्टी हमारे इस अधिकार को कम करती है, इसको छीनती है, इसमें बाधा डालती है तो धारा 27 के अनुसार इस तरह के जो ठहराव होते हैं वो व्यर्थ माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे ठहराव एनफोर्सिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना कोई बिजनेस किसी को बेच दिया है तो एक पार्टी खरीदने वाली होती है और दूसरी पार्टी बेचने वाली होती है। तो कई बार गुडविल को खरीदा जाता है और कई बार गुडविल को खरीदा नहीं जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार पार्टी म्यूचुअली ये तय करती है कि जो व्यक्ति बिजनेस बेचता है, खरीदने वाला उसको ये कहता है कि तुम मेरे बिजनेस के प्रतिस्पर्धी नहीं बनोगे या इस जगह पर अपना दूसरा बिजनेस इसी तरीके का स्थापित नहीं करोगे, उस तरह का बिजनेस नहीं करोगे। तो वो उनके आपस की डील होती है तो वो एनफोर्सिएबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले जो ठहराव होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, वो भी वॉइड कहे जाते हैं, उसे भी हम व्यर्थ कहते हैं। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी टू इट इज restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in ordinary tribunal is void to that extent। यानी यदि हम किसी के अधिकारों को प्रवर्तित करने से रोकते हैं, यदि कोई कार्यवाही कानून के द्वारा की गई है, हम उस कार्यवाही में सहयोग नहीं करते हैं, किसी को कोई लीगल राइट है तो हम उस राइट को कोर्ट तक जाने से रोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये विशेषता होती है कि उसका अर्थ या मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, उसमें अनसर्टेनिटी कहीं नहीं होनी चाहिए। यानी जब दो पार्टी कोई एग्रीमेंट करती है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी काम को करने या नहीं करने की बात करती हैं तो एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक एक चीज़ के बारे में, क्या माल बेचना है, कौन सा खरीदना है, किस प्राइस पर है, क्या क्वालिटी रहेगी, कब उसको दिया जाएगा, पेमेंट का मोड क्या होगा, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। सारी चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए, उसमें और कहीं नहीं होना चाहिए, अथवा या ऐसे या वैसे ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होता, वो हमेशा ही वॉइड माना जाता है। इसलिए किसी एग्रीमेंट में निश्चितता का होना बहुत ही ज़रूरी है, सर्टेनिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वैगर अंडर सेक्शन 30। वैगरिंग के बारे में सर विलियम एंसन कहते हैं, बाजी का ठहराव ऐसा ठहराव होता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है। यानी कोई ऐसा इवेंट जो है तो अनसर्टेन, लेकिन जब वो हो जाता है यानी वो निश्चित हो जाता है तो उसे हम वैगरिंग कहते हैं।
बाजी के ठहराव कहते हैं, जिसे हम जुआ भी कह सकते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और दो पार्टी एक्स और वाई आपस में एक शर्त लगाते हैं कि आज इंडिया जीतेगी तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, और यदि पाकिस्तान जीतती है तो तुम मुझे इतने रुपए देना। तो यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उनका जीतना और नहीं जीतना क्या वो सर्टेन है? नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है। लेकिन मैच होने के बाद में तो रिजल्ट आएगा ना, तो उस समय वो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो जिसने शर्त जीतने की लगाई है, जिसने शर्त हारने की लगाई है, ये डिपेंड करेगा दोनों टीमों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद में रिजल्ट के आने के बाद में पैसे का लेन देन होता है। तो वैगर इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और सर्टेनमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंशन। उन्होंने ये कहा है। तो बाजी के ठहराव भी कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, उन्हें कानून नहीं मानता है। बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव माने जाते हैं जो कि किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर, जहां पर एक पक्षकार को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो ऐसे ठहराव हमेशा क्या माने जाते हैं? वॉइड माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी असंभव घटना पर आधारित ठहराव, असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, यानी कोई ऐसा एक्ट है जो किसी ऐसी घटना को लेकर के है जो इम्पॉसिबल है, घटित नहीं हो सकती है, तो ऐसा ठहराव क्या होगा? व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता है। वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो घटना कभी घट ही नहीं सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में केवल उन्हीं एग्रीमेंट्स को हम शामिल कर सकते हैं जब जो इवेंट है वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ऊपर है इम्पॉसिबल इवेंट और नीचे वाला पॉइंट कहता है इम्पॉसिबल एक्ट। जहां एक्ट ही इम्पॉसिबल है, यानी असंभव कार्यों को करने के ठहराव, ऐसा ठहराव जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो शुरू से ही क्या है? इम्पॉसिबल है, जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है। जैसे आसमान से तारे तोड़ करके लाना, छिपा हुआ खजाना ढूंढ कर निकाल लेना, ये ऐसी चीजें होती है। या कोई एक आदमी कहता है कि मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? इम्पॉसिबल एक्ट वाले होते हैं अंडर सेक्शन 56। और लास्ट पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग इलीगल अंडर सेक्शन 57 हमें ये कहता है कि कोई ऐसे प्रॉमिस करना या इस तरह के प्रॉमिसेस म्यूचुअली कर लेना, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस म्यूचुअली जो प्रॉमिसेस होते हैं जिसमें आप इलीगल काम को करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि इलीगल थिंग्स के लिए, इलीगल एक्ट के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए किसी तरह की कोई जगह कानून में नहीं है। लॉ ऑलवेज सपोर्ट ओनली लीगल एक्टिविटीज, ओनली लीगल टास्क। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग इलीगल इज ऑलवेज वॉइड। तो इस क्लास में आज मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, किस सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है, वो बताया। इसमें किन किन एग्रीमेंट्स को हमने शामिल किया है उसके बारे में बताया। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 20 मार्क्स में जो डेफिनेशन है वो 2 मार्क्स में आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरीके का है जो आपसे 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।